नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है शाह की हुंकार, विपक्ष पर वार। मध्य प्रदेश में प्रचार करने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने परिवारवाद, जातिवाद को लेकर इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया, जिसके बाद अब विपक्ष फिर परिवारवाद के मुद्दे पर घिरता दिख रहा है। शाह ने चुनावी जंग को वंशवाद और गरीबों के बीच बताने की कोशिश की। हालांकि शाह के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में फिर परिवारवाद का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या कांग्रेस परिवारवाद के मुद्दे पर घिर जाएगी? क्या बीजेपी को वंशवाद पर वार करने का कोई फायदा मिलेगा? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गठबंधन गठबंधन कांग्रेस वाले चाहते हैं उनके बेटे बेटी आगे बढ़े। कैसे लोग इकट्ठा हुए? ममता बनर्जी अपने बेटे को, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया जी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मुझे बताओ भाई और बहनों, बेटे बेटी भतीजे भतीजी का जो चाहते हैं वो कभी आपका सोच सकते हैं क्या? यूँ तो लोकसभा चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा इन सभी मुद्दों पर भारी दिख रहा है। और हर बार की तरह इस बार भी परिवारवाद के मुद्दे पर अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मंडला में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शाह ने विपक्षी नेताओं के साथ आने की वजह बताई और कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी ने भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद खत्म किया है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। परिवारवाद ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस समेत अन्य दलों की मुश्किलें चुनाव में बढ़ाता जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले पर विपक्ष को घेरने की कोशिश करती है। हालांकि शाह के परिवारवाद पर दिए बयान से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस ने भी बीजेपी के कई नेता पुत्र का उदाहरण देते हुए उस पर पलटवार करने की कोशिश की है। राजीव गांधी अगर सत्ता के भूखे होते तो फिर वो प्रधानमंत्री का पद ठुकराते विपक्ष में बैठे हुए, और उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे आदेश किया विपक्ष में बैठने। सोनिया गांधी अगर सत्ता की भूखी होती तो राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं कहा है कि मैंने उनको आमंत्रण भेजने की मैं तैयारी कर रहा था, और उन्होंने जो है पद ठुकरा दिया, मनमोहन सिंह जी को बना दिया। जब मनमोहन सिंह जी दूसरी टर्म में बन रहे थे, अगर उन्हें अपने बेटे की जो है को सत्ता में बिठाने की चाहत होती तो क्या राहुल गांधी को सेकंड टर्म में प्रधानमंत्री नहीं बना सकती थी? ये जो है ये हीनता की भावना से ग्रसित है भारतीय जनता पार्टी। वैसे वंशवाद पर ये बयानबाजी कोई नई बात नहीं है और परिवारवाद की परिभाषा बीजेपी पहले ही समझा चुकी है। लेकिन अभी देश में चुनाव है और विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लिहाजा परिवारवाद को लेकर बीजेपी विपक्ष को घेर रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शाह ने वंशवाद की बेल पर प्रहार कर चुनाव में इस मुद्दे को और गर्मा दिया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत भी जमकर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता पवन पटेल, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को यदि बेटे को पीएम बनाना होता तो यूपीए के सेकंड कार्यकाल में ही बना देते। उन्होंने तो पद ठुकराया, राजीव गांधी ने ठुकराया, सोनिया गांधी ने ठुकराया, और कहा जाए तो राहुल गांधी ने भी मौका ठुकरा दिया। देखिए ब्रजेश जी, सबकी अपनी अपनी जानकारी है और उस जानकारी के अनुसार आदमी बात करता है। मैं बड़े गौर से सुन रहा था भूपेन जी की बात को कि राजीव गांधी ने कब पद ठुकरा दिया, मुझे तो मालूम नहीं है। जब सबसे बड़ी पार्टी थी वो, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता ने जनादेश नहीं दिया,
इसलिए हम विपक्ष में बैठेंगे। मेरी बात, ये सबसे बड़ी पार्टी थी, परंतु आपके पास जो सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए थी वो नहीं है। नहीं तो ये वही राजीव गांधी हैं जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जो 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो पश्चिम बंगाल से लौटे और वहां से एयरपोर्ट से सीधे शपथ लेने चले गए अपनी मां के शव के पास जाने के पहले। ये देश है, इस देश को सारी सच्चाइयां मालूम है। वो कह रहे थे सोनिया जी ने पद ठुकरा दिया। सोनिया जी का सत्य अगर मालूम कर ले कांग्रेस पार्टी तो 11 मई 1996 को जो पत्र माननीय शंकर दयाल शर्मा जी ने लिखा है सोनिया गांधी को, वो पब्लिक डोमेन में उपस्थित है, उसे पढ़ लें। कि उन्होंने कहा कि आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री पद की आपको शपथ नहीं दिला सकता। चलिए छोड़िए इन बातों को। परिवारवाद से कांग्रेस इतनी व्यथित क्यों होती है? वो जिनके साथ है वो सब परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो। जितनी भी पार्टियों के साथ कांग्रेस है वो सब पार्टियां परिवारवाद और वंशवाद की बेल से पली बड़ी हैं। तो कांग्रेस को इसमें कोई बहुत ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके साथी भी पैसे के पैसे हैं। हाँ, हम इसलिए कहते हैं, और परिवारवाद को मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जब किसी नेता के पुत्र या परिजन के भविष्य का फैसला कार्यकर्ता करते हैं तब परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद जब है जब किसी कार्यकर्ता का फैसला किसी पेट से पैदा हुआ व्यक्ति करता है, तब परिवारवाद होता है। और कांग्रेस पार्टी को इसमें बड़ा कष्ट, अड़चन, तकलीफ सब होते हैं। ब्रजेश जी, एक सत्य है, पूरा देश जानता है। और मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, मान लीजिए आप कहीं नाम नहीं ले रहे, केवल इतना कह रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियों से सतर्क रहिए, तो कांग्रेस इतना उछल कूद क्यों मचाती है? आप देख रहे हैं ना, श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में चली गई, राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी कहां से लड़ेंगी इसकी चर्चा है। और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कह चुके कि चुनाव मुझे भी लड़ना है। तो अब देखिए, तो आप वंशवाद किसे कहें किसे ना कहें, तो ये बड़ा एक ऐसा गंभीर विषय। परंतु एक बात बिल्कुल तय है कि जिन लोगों को अपने अपने बच्चों को सेट करना है, जनता उनसे ऊब चुकी है, उबता चुकी है, और अब समय उनका है जिन्हें जनता के बच्चों को सेट करना है। और यही वो काम है जिसके कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, और यही वो काम है जिसके कारण कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के सारे दल अप्रासंगिक हो चुके हैं और जनता में अपना जनाधार खो चुके हैं। तो पवन जी, घबराते क्यों हैं परिवारवाद पर? आप राजशाही जैसी व्यवस्था नहीं है उनके परिवारवाद में, जो उदाहरण दे रहे हैं आप, वो अलग है, आपका अलग है। आप तो जैसे राजशाही प्रथा थी ना, से सत्ता हस्तांतरण कर देना, कमलनाथ नकुलनाथ को दे देंगे, दिग्विजय सिंह जयवर्धन को दे देंगे, राजीव गांधी के पुत्र सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी को दे देंगे, ममता बनर्जी अपने भतीजे को दे देगी, शरद पवार भी अपनी बेटी को। तो इसमें अंतर है ना, लेकिन आप लोग बौखला जाते हैं। नहीं, अब ये राजा है, ये सरकार है, ये जैसा चाहे कह दें कि बौखला जाते हैं, जो निर्णय चाहे सुना दें। ये तो तानाशाही के संविधान से वाले हैं, इनका आज सत्ता में है, राजा बने हुए, घोषित कर दें, जो कह दें कि घबरा रहे हैं, जो कह दें डर गए, जो कह दें तिलमिला गए, तो लोया साहब जो कह दें सब 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 मंजूर है, सब वही माना जाएगा जो वो कहेंगे। बाकी बहुत बड़ी बड़ी बात अभी कर रहे थे कि जिस व्यक्ति को कार्यकर्ता चुने, जय शाह को कौन से कार्यकर्ता ने चुना था कि आप बीसीसीआई के चेयरमैन बन जाइए? कौन से कार्यकर्ता ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी कि उनको चेयरमैन बनाओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा? ये बताएं कहां से? राहुल गांधी के कारण कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद उड़ी हुई है? अरे राहुल गांधी ने तो इतना बड़ा त्याग और बलिदान, देश के गरीब, मजदूर, किसान, शोषित पीढ़ी को गले लगा करके इतनी लंबी पदयात्रा करके, इतनी बड़ी तपस्या करके उसने प्रूव कर दिया अपने आप को। इनमें दम है तो चले इतना पैदल। दिग्विजय सिंह की बात करते हैं, चले इतना पैदल। ये बड़ी समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को एक इवेंट बना करके पेश कर देती है। इनके परिवारवाद का अलग फंडे बना देंगे, हमारे परिवारवाद का अलग फंडे बना देंगे। आज परिवारवाद की बात क्यों घबरा रहे हो? घबरा तो ये रहे परिवारवाद से ना। अगर ये घबरा नहीं तो सिर्फ अपनी बात करें, क्यों इंडिया गठबंधन से घबरा रहे हैं? घबराहट ये नहीं, घबराहट तो ना ले नाम उसका। राहुल गांधी से नहीं घबरा रहे तो ना ले नाम उसका। लेकिन बिना राहुल गांधी, बिना कांग्रेस पार्टी की इनको नींद नहीं आती। अब सोनिया गांधी, पूरी दुनिया जानती कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। भाई साहब कहीं से पिटारा से फिर निकाल के लाए कि ऐसा था ही नहीं।
तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की बाजीगरी में इनको कोई नहीं हरा सकता। ये दूसरे सबको गिना देंगे, पंकज सिंह किसके पुत्र है, पीयूष गोयल कौन है, पंकज मुंडे पूरी दुनिया जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को इस देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। ये कब परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढाल लेंगे, कब उसी परिस्थिति को, जब सबसे बड़ी बात सोचिए, कोरोना जैसी महामारी में आपदा में अवसर खोज लिया इन्होंने, किया धीरा कुछ नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर दिला नहीं पाए, रेमडेसिविर का इंजेक्शन के दलाली इनके मंत्री के स्टाफ के लोग करते पकड़े गए, फिर भी बहुत बड़े शहंशाह बने, बहुत बड़े दानवीर बने कि हमने लॉकडाउन में इतना बड़ा त्याग कर दिया, कोरोना के समय इतना बड़ा वो कर दिया, जबकि ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। कितनी, पूरा भारत रोड पर था, भूखों मर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की आंकड़ों की बाजीगरी की कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ी को बाजीगरी में महारत हासिल है, वो कुछ भी फैसला सुना दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जनता के फैसले को इनको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। और जनता का फैसला निष्पक्ष होना चाहिए, जनता का फैसला बिना किसी मैनिपुलेशन के होना चाहिए। और जिस दिन बिना किसी मैनिपुलेशन, बिना किसी मैकेनिज्म के जिस दिन जनता का फैसला आ जाएगा, उस दिन ये भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और जिस दिन मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी, उस दिन आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुल जाएगी तब जनता देखेगी। लेकिन अशोक जी, क्या परिवारवाद का मुद्दा फिर चुनाव में आपको गर्माता नजर आ रहा है? जिस तरह से अमित शाह ने हमलावर हुए हैं और विपक्ष पलटवार कर रहा है, ये मुद्दा कारगर नजर आ रहा है? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं कहूंगा कि पर उपदेश कुशल बहुत है। मतलब दूसरे दलों का जो परिवारवाद है वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है, और इसके कुछ कारण भी हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि पहले अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो अविवाहित थे। हालांकि उनका एक समाज था, उनका परिवार था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं किया। अनूप मिश्रा उनके भांजे जरूर थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देती गई, लेकिन नेताओं के पुत्रों को या उनके परिजनों को टिकट देने की परंपरा रही, उससे अछूती ना तो भारतीय जनता पार्टी है और ना कांग्रेस है। कांग्रेस को आप इसलिए ज्यादा दोषी कह सकते हैं कि यहाँ पे नेहरू जी के बाद में, लेकिन मैंने अंतर बताया था ना अशोक जी, अंतर है कि अपने बेटों को शीर्ष पद पर बिठाना, उन्हीं को आगे बढ़ाना। और कांग्रेस के तुलना में यदि बीजेपी की बात करें तो उन्होंने नेताओं के पुत्रों को टिकट दिया है, लेकिन वो सर्वे सर्वा नहीं है। ये वो सर्वे सर्वा नहीं बन पाए, ये दूसरी चीज है। लेकिन नहीं बन पाए, नहीं है, बनाने की कोशिश नहीं हुई, अंतर है ना। नहीं, वो ठीक है, अंतर होगा। मैं मानता हूं कि बाकी दलों में परिवारवाद जो है ज्यादा हावी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपवाद नहीं है, यहाँ भी ये भी है। मैं आपको यहीं के मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको देता हूँ। आप नागौद को देख लीजिए, नागौद में एक ही परिवार के खाते में टिकट जा रही है विधानसभा की। आप रामपुर बघेलान को देख लीजिए, वहां पे हर्षनारायण प्रताप सिंह थे, फिर उनके पुत्र हैं विक्रम सिंह है, उनको टिकट जा रही है। कहीं भी आप देखिए ऐसा, सिंधिया परिवार को देख लीजिए, सिंधिया परिवार के तीनों के पास टिकट जा रही है। ठीक है, वो शीर्ष पद पे नहीं, आज नहीं है, कल वो शीर्ष पद पे नहीं पहुंचेंगे, इस बात पे भी जो है ये नहीं कहा जा सकता कभी नहीं पहुंचे। परिवारवाद सभी जगह है। राजनीति एक बहुत सुरक्षित कारोबार है। हर माँ बाप की इच्छा ये होती है कि उसका बच्चा या उसका जो वारिस हो, उसके पास में भी एक सुरक्षित कारोबार हो, और राजनीति से ज्यादा अच्छा सुरक्षित कारोबार क्या होगा इस देश में। इसलिए हर राजनीति का जो नेता है, बड़ा नेता है, उसकी कोशिश होती है कि अपने जीवन काल में जब तक वो किसी पद पर है, अपने बच्चे को विस्थापित कर दे। हाँ, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, जो काबिल होगा आगे बढ़ेगा, वो तो कह भी रही है बीजेपी। लेकिन बीजेपी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है ना। चाहे शरद पवार की पार्टी देख लीजिए, यदि हम कांग्रेस की बात करें तो वो भी गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये परिवारों की पार्टी हो गई, चाहे ममता बनर्जी की हो गई हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो बात कर लें हम, चाहे शरद पवार की बात कर लें, चाहे शिवसेना की बात कर लें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एनडीए का जो गठबंधन है उसमें भी तो परिवारवादी पार्टियां हैं। हम लोग एक ही दृष्टि से देखें ना। पासवान क्या है, पासवान को क्यों टिकट दे रही है, क्यों एनडीए अपने साथ में रखे? अगर परिवारवाद की आलोचना करते हैं तो ऐसी छोटी छोटी, अनुप्रिया पटेल को आप देख लीजिए, वो क्या है, अपना दल क्या है। तो ऐसे बहुत सी छोटी छोटी आपको पार्टियां मिल जाएंगी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में शामिल कर रखा हुआ है, उनका परिवारवाद क्यों नहीं नजर आता है? ठीक है, तो लोया जी, आपको अपना परिवारवाद नजर नहीं आता है, ऐसे दलों को आपने अपने एनडीए में शामिल ही क्यों किया जो परिवारवाद से आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच है। अशोक जी जो कह रहे हैं उससे मैं बड़ी सहमति रखता हूं, परंतु आदरणीय अशोक जी, हमारा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी में आप एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं बता सकते जिसने पार्टी के साथ काम ना किया हो और सीधे केवल किसी के पेट से जन्म लेने के कारण वो नेता बन गया हो। मैं कहता हूं ना, आज दीपक जोशी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, मगर मैं कहता हूं
कि उन्होंने 30 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम किया है और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाम हासिल किया था। आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं, आप उन सबकी तुलना कर लीजिए और अन्य लोगों को लीजिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जैसे ही हम कहते हैं परिवारवाद, तो आपको ये क्यों पैदा होता है। एक बात और है ब्रजेश जी, एक बड़ी अद्भुत बात है, परिवारवाद भी बड़ा सिलेक्टिव है। क्या कैसा परिवारवाद है आप देखते हैं, मैं बताता हूं आपको। प्रियंका गांधी जी को राजनीति में लाया गया और उनकी विशेषता बताई गई कि पोती की नाक दादी से मिलती है। अब आप देखिएगा तो आज गुण क्या बताया जा रहा है कि पोती की नाक दादी से मिलती है, इसलिए उत्तराधिकारी होने के लिए बड़ी फिट है। अब अगर मान लो मैं आज यहाँ कह दूं कि पोते का मुंह भी अपने दादा से मिलता है तो बहुत ऐतराज की बात हो जाएगी। यानी वो परिवारवाद में भी सिलेक्टिव परिवारवाद कि हमें वंश किसका बताना है, हम किस वंश से हैं वो सेकेंडरी हो जाएगा, वंश हमें किसका बताना है वो प्राइमरी हो जाएगा। तो बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी बात, पवन पटेल जी आप बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको केवल जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों की बात मत करिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आज देश आगे बढ़ रहा है। एरिक ग्रेसेटी अमेरिकी राजनयिक हैं और उन्होंने कल कहा है, जो उन्होंने कहा है वो सुनने लायक है कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट वर्क फॉर फ्यूचर कम टू इंडिया। आप मुझे बताइए ना कि पूरी दुनिया भारत में अपना भविष्य देख रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख रही है। नहीं तो ये वही लोग थे ना आपके काल में कि जो कहते थे कि हम प्रवेश नहीं देंगे, वो आज अगर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। तो ये वंशवाद की समाप्ति के बाद जो योग्य नेतृत्व, जो जनता का नेतृत्व है, वो जनता के नेतृत्व में जब मामला पहुंचता है तो देश भी तरक्की करता है, समाज भी तरक्की करता है और उत्तरोत्तर जो तरक्की हो रही है उससे आपको बहुत कठिनाई है। समस्या तो आपकी ये है क्योंकि आपने तो ये मान लिया था कि कुछ चुनिंदा परिवारों में पैदा हुए लोग ही देश का संचालन कर सकते हैं, परंतु आपकी जो मान्यता थी कि नेता पेट से पैदा होता है और हमारी मान्यता है कि नेता पेटी से पैदा होता है। जो मत लाने में सक्षम है नेता केवल वही हो सकता है, किसी राज परिवार में पैदा होना उस व्यक्ति की योग्यता नहीं हो सकती। और इसीलिए जनता लगातार इन दलों को नकार रही है, लगातार नकारते नकारते आज ये स्थिति हो गई है कि आप ऐतिहासिक न्यूनतम जो सीटें हैं उसके लिए संघर्ष करने की आप स्थिति में हैं। और ये जो स्थिति है गांधी, इससे आप खुश हैं तो निश्चित ये स्थिति आपको मुबारक हो। याद रखिए हमने 2 से सफर शुरू किया था और आपने 1984 में 414 से सफर शुरू किया था। आज हम 333 पर हैं और 400 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और एक आप हैं कि आपने अपना सफर 414 से 84 से प्रारंभ किया था और 44 का स्तर छू लिया है। इसके बाद भी यदि आपको उस परिवार पर गर्व है तो वो गर्व आपको मुबारक। ठीक है पवन जी, आपको गर्व मुबारक है, लेकिन आपका वंशवाद परिवारवाद सिलेक्टिव है और नेता पेट से नहीं पेटी से पैदा होता है वो कह रहे हैं। और एक और चीज कही अमित शाह ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद खत्म हुआ है। आप 70 साल तक उसको लेकर चलते रहे। वही तो हम बोल रहे हैं कि जब तक नेता पेटी से पैदा होता तो सही पेट से पैदा होता था। अब ये ईवीएम से जो पैदा होने लगा ना, संशय वहां पे हो रहा है। और ये जो अमेरिका की बात कर रहे हैं, दूसरे देश राजता, मैं तो हमेशा कहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी। हमें बड़ा गर्व है कि वो पूरी दुनिया थर्रा रही है उनसे। लेकिन ये जो बात करने की बात करते हैं, ये आज इनका उनके दादा की बात करेंगे, उनके दादी की बात करेंगे, राहुल गांधी की बात करेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा नहीं की। राहुल गांधी को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये जादूगरी मोदी जी का मैजिक देखिए ना, कितना बड़ा मैजिक। इंटरनेशनल के साथ साथ नेशनल भी देखिए कि कंपनियां घाटे में हैं लेकिन फिर भी चंदा दे रही हैं। भाजपा का कार्यालय चमत्कार देखिए, 1000 करोड़ के कार्यालय बनते जा रहे हैं। चमत्कार देखिए कि मोदी जी ने बोला महंगाई कम कर देंगे, लेकिन महंगाई नहीं कम की, फिर भी ईवीएम से नेता पैदा हो रहे हैं। लेकिन आप ये तो जानिए कि चंदे का पता तो चल रहा है, पहले तो पता भी नहीं चलता था कि चंदा कहाँ आया कहाँ चला गया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, फिर भी नेता पेटी से ईवीएम से पैदा होता जा रहा है। किसानों क्या दुगनी करने का झूठी गारंटी देते और उसके बाद भी नेता ईवीएम से पैदा होते जा रहे हैं। हम झूठ बोलते जाएंगे फिर भी हम 400 पार होते जाएंगे, नेता ईवीएम से पैदा हो रहे हैं। तो यही तो समस्या है कि ये कौन सा मैकेनिज्म है कि हम जो कहेंगे वो नहीं करेंगे फिर भी सरकार हमारी आएगी, हम जो कहेंगे वो कभी नहीं करेंगे फिर भी हमारी सरकार आएगी। पता नहीं कितनी मेट्रो स्मार्ट सिटी बन रही थी, कितनी बुलेट ट्रेन। लेकिन अभी से ईवीएम का
आप तो चुनाव मैदान में है ना पवन जी, बाहर थोड़ी नहीं हो गए। जब ईवीएम से जीतते तो बाहर हो जाना चाहिए था। ईवीएम मैंने हमेशा ब्रजेश जी। बोला है कि ईवीएम का जो मैकेनिज्म है, ईवीएम की ये गुंजाइश रखते हैं। हम कहते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में मैंने तो एक व्यक्ति को नहीं सुना जो ये बोले कि भारतीय जनता बोलने से पार्टी क्या की होता है, ये तो सरकार मतदाता के होनी मन में है ना, चाहिए। महसूस करना। गुप्त अरे और मतदान किससे होता है। चलिए कि लोया जी जाऊं से मैं जवाब ले गाँव में, लीजिए। ठीक है मैं लोया जाऊंगा जी प्रचार में, मैं आ गए जाऊंगा वहीं पे यात्रा में, ईवीएम पर। और मैं महसूस करूंगा, बोलने से कुछ नहीं होता। मैं जो महसूस करूंगा बोलूंगा, उससे कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में सब कुछ बोल सकते हैं, बोलिए, किसने मना मैं किया? बता रहा हूँ, हम्म, पवन जी मेरा सुन ले। मतलब ये है कि जो ईवीएम आदमी एक मिनट, आप एक सुन मिनट लीजिए। ईवीएम का इतिहास सुन लो पवन जी, आपको कांग्रेस कार्यालय में नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूँ। बता दीजिए, लोया साहब, आपको 1992 में बहुत सारी जानकारी मिलती 1992 है, में बताइए। नरसिम्हा राव जी की सरकार के दौरान प्रायोगिक रूप से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ। उसके बाद पहली बार इस देश में 2004 का चुनाव हुआ जो पूर्णतः ईवीएम से हुआ। उसमें हम हारे और आप जीते। फिर 2009 में हुआ, उसमें आप जीते, हम हारे। हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया, हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया। हम इसलिए प्रश्न नहीं उठाते हैं क्योंकि हम ये स्वीकार करते हैं जो जनता के बीच काम करता है। और मैं पवन जी एक चुनौती पूर्वक आपसे एक बात कहता हूं, आपने अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया है पूरे मध्य प्रदेश में। एक पोलिंग ढूंढकर बता देना जिसमें अल्पसंख्यक बहुल मतदान केंद्र हो और आप चुनाव हारे हो। तो जिनके लिए काम किया है उन्हें गाली तो मत बको, उन्होंने तो आपको ही वोट दिया है मेरे भाई। आज आप इस बात को ध्यान रखिए कि जिन्हें आपने तुष्ट किया है उन्होंने आपको अपना मत दिया है, और जिनके विरोध में आपने काम किया है वो आपको क्यों मत देंगे? आप क्यों उम्मीद करते हैं उनसे कि वो आपको भी मत देंगे? आपने उन्हें सरकार से दूर रखा, आपने उन्हें रोजगार से दूर रखा, आपने तो उन्हें भूखों मरने के लिए अशिक्षित छोड़ दिया। यदि आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, यदि आज उन्हें निःशुल्क राशन मिल रहा है, बिना जाति पाति के आधार पर मिल रहा है, तो कृपया इसे स्वीकार करिए। भारत बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है पवन जी। और एक बात को समझ लीजिए, इस बदलते भारत में आपके लिए कोई स्थान शेष नहीं है, क्योंकि आप समाज के विचार के विपरीत विचार पे चल रहे हैं, और जो दल समाज के विपरीत चलेगा उसके लिए राजनीति में स्थान नहीं है। तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, ये मैकेनिज्म बता तो नहीं ना। अरे अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। जिनकी 4 पीढ़ी पे जवाब दिया, फिर दूसरी जगह चले गए। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी, 5 पीढ़ी आ गई। 5 पीढ़ी से जिन्होंने कोई रोजगार नहीं किया वो देश चला रहे हैं, ये देखिए ना। और उनकी आय किस तरह बढ़ रही है? केवल नरेंद्र मोदी जी के काल के 10 वर्षों में, केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के काल में राहुल गांधी जी की संपत्ति 3 गुना बढ़ी है, याद रखिएगा। और उन्हीं कंपनियों के साथ बढ़ी है जिन कंपनियों को वो दिन भर गाली बकने का काम करते हैं, याद रखिएगा। ये एफिडेविट में आपने दिया है राहुल गांधी जी ने लिखकर कि उनकी जो शेयर वैल्यू थी 2.5 करोड़, वो 8 करोड़ 5 लाख हो गई है। इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, निश्चित है कि जो लोग देश को बेचने का रोजगार कर रहे थे वो रोजगार बंद हो चुका है। जो लोग इस देश में भ्रष्टाचार का रोजगार कर रहे थे वो बंद हो चुका है। 2G, 3G, लीलाजी, ये सारे घोटाले बंद हो चुके हैं, इसलिए बहुत लोग बेरोजगार हुए। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं। यंग इंडिया बनाकर नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया बनाकर नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी 50 लाख की कंपनी ने 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है, ये मैं आपको फिर बता दूं, कल ही कोर्ट ने किया है पवन जी, कल ही कोर्ट ने कहा है, कल कोर्ट ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा है कि किस तरह एक 50 लाख की कंपनी ने 750 लाख करोड़ के एसेट्स खरीद लिए। ये उन लोगों को तो बेरोजगारी मुबारक है जो देश का बेचने का रोजगार कर रहे थे, देश की सेनाओं की सुरक्षा से समझौता कर रहे थे। इस देश के आयरलैंड बेच रहे थे। 267 हेक्टेयर का आयरलैंड श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। 34,000 वर्ग मील भारत की भूमि चीन को गिफ्ट कर दी। और इस तरह से जो लोग देश चला रहे थे वो बाहर हो चुके हैं। पवन जी अभी आपको मालूम चल गया ना। चलिए माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अमित शाह ने जिस तरह से हुंकार भरी है जातिवाद पर, परिवारवाद पर, वंशवाद पर, भ्रष्टाचार पर, कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन परिवारवाद के मामले में बीजेपी के पाले में भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन में ऐसे कई सहयोगी हैं जिन परिवारवाद से आते हैं, या जो संगठन है उनका वो परिवारवाद की एक तरह से निशानी है।
तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का मुद्दा है, लेकिन बैकफुट पर कांग्रेस है, क्योंकि परिवारवाद की ज़्यादा पैरवी भी करती है और ज़्यादा परिवारवाद से जुड़े संगठन उसके इंडिया गठबंधन में। लेकिन ये मुद्दा कितना कारगर होगा, बाकी मुद्दे असरदार होंगे, या परिवारवाद, वंशवाद या भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाएगा, या कांग्रेस इससे कुछ लाभ ले पाएगी, ये देखना होगा लोकसभा परिणाम के बाद। बहरहाल मुद्दा तो हमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।